इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का साइंस 2 उसका 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर और कमेंटर आप ही रहे। चलिए शुरू करते हैं। 6th चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड और सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और किंगडम एनिमालिया के बारे में। कैन यू रिकॉल विच क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स का वर्गीकरण मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवीजन करना, उनको डिवाइड करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया, कौन से नियम लागू किए जाते हैं, कौन से कंडीशंस लागू किए जाते हैं, ये पूछा गया है। तो क्या है उसका आंसर ये है कि एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए ये देखा जाता है कि उनके सेल में न्यूक्लियस है या नहीं है। मतलब कुछ सेल्स में न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, तो उस बेस पर भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनको। फिर दूसरा है यूनिसेल्युलर बॉडी और मल्टीसेल्युलर बॉडी। एक सेल का ऑर्गेनिज्म है या बहुत सारे सेल्स का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल है क्या सेल को, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लांट सेल, एनिमल सेल ऐसे मतलब क्लासिफाई किया जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम, मतलब वो क्या ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना फूड खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा वगैरह, या फिर वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। ठीक है, ये ऐसे कुछ क्राइटेरिया है, ये यूज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। You have studied the classification of living organisms in earlier classes. The living organisms present around us are mainly plants and animals. We have studied the criteria of their classification. With the help of that, complete the following chart. ये चार्ट कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। मैं आपको बोलूंगा, आप यहां पर पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट PROKARYCOTE, सी नहीं है, PROKARYOTE, प्रोकैरियोट। ऐसे मतलब पुरातन जो स्टार्टिंग एनिमल्स थे इवोल्यूशन के रास्ते में, जो शुरुआती एनिमल्स मतलब शुरुआती ऑर्गेनिजम्स बने थे, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और दूसरे हैं यूकैरियोट्स, EUKARYOTE, यूकैरियोट। ठीक है, फिर प्रोकैरियोट्स का टाइप है, किंगडम है मोनेरा। फिर यूकैरियोट्स में दो टाइप्स है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फिर वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक और किंगडम है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब जो शुरुआती थे, प्रो मतलब शुरुआती यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए थे इवोल्यूशन के कोर्स में, उन्हें कहते हैं प्रोटिस्टा, मोनेरा के बाद के। अच्छा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फिर से दो टाइप्स है। प्रोटिस्टा का स्पेलिंग है PROTISTA। अच्छा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दो टाइप्स है, दोज विथ सेल वॉल्स, दोज विदाउट सेल वॉल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल के साथ होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल होते हैं। अच्छा, दोज विद सेल वॉल्स में दो टाइप्स है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स AUTOTROPH,
एस, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं वो। और उसमें किंगडम है प्लांटी, प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो सारे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड बनाते हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉफ्स है HETEROTROPHS, HETEROTROPHS, हेटेरोट्रॉफ्स, वो जो है उसमें किंगडम है फंगी, ठीक है। और दोज विदाउट सेल वॉल्स जो है किंगडम एनिमालिया में आते हैं, एनिमल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ प्लांट्स आर क्लासिफाइड, प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। देखिए प्लांट्स को कई सारे क्राइटेरिया के अनुसार क्लासिफाई किया जाता है, जैसे ऑर्गन्स अवेलेबल है या नहीं, अलग अलग ऑर्गन्स, या फिर कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं, मतलब पैरेंकाइमा वगैरह, जो फूड एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए, पानी एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करने के लिए जो कंडक्टिंग टिश्यूज होती हैं वो मतलब अवेलेबल है या नहीं, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स इन प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में सीड्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं, तो उसके अनुसार भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, दूसरा और एक क्राइटेरिया है कि जो सीड्स है वो क्या फ्रूट्स के अंदर है या फ्रूट्स विदाउट फ्रूट है। कुछ सीड्स जो होते हैं वो विदाउट फ्रूट होते हैं और कुछ सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन सीड्स, कॉटिलिडॉन्स जो होते हैं उसके अनुसार भी क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कुछ प्लांट्स के सीड्स में एक कॉटिलिडॉन होता है, उसे बोलते हैं मोनोकॉटिलिडॉन्स, और कुछ प्लांट्स के सीड्स में दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं तो उन्हें कहते हैं डाइकॉटिलिडॉन्स। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया के ऊपर क्लासिफिकेशन किया जाता है प्लांट्स का। We have studied the plants classification in last year. It helped us to understand the diversity of plants around us. पिछले साल आपने पढ़ा है प्लांट क्लासिफिकेशन, तो उससे आपको प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पता चला है। You must be looking varieties of animals around you. अभी हमारे आजू बाजू में आप बहुत सारे एनिमल्स देखते होंगे अलग अलग टाइप के। Some animals are too small whereas some are too big. Some animals are terrestrial whereas some are aquatic. कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। Some animals crawl on land, some swim in water whereas some fly in air. कुछ जमीन पर रेंगते हैं, कुछ पानी में स्विम करते हैं और कुछ जो है वो हवा में उड़ते हैं। Some animals have scales on skin whereas some have feathers or hair. Scales होते हैं, खवले ज्याला म्हणतात, स्केल्स होते हैं जैसे सांप के बॉडी पर होते हैं, या फिर फेदर्स होते हैं कुछ एनिमल्स के ऊपर, या फिर हेयर्स होते हैं कुछ एनिमल्स के बॉडी पर। इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स टू, एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियंस। तो 7 मिलियन है नियरली एनिमल्स की वैरायटी, अभी भी पूरी पता नहीं चल पाई है लेकिन ये अप्रोक्सीमेट नंबर है। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज, हर एक स्पीसीज की स्टडी करना बहुत कठिन है। However, if groups or subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such a vast variety of animals. अगर हम ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं तो इतनी जो ज़्यादा वैरायटी है उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। ये डेफिनेशन है एनिमल क्लासिफिकेशन की। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन। मतलब एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाना या उनके सब ग्रुप्स बनाना, किस बेसिस पर, उनके बीच में जो सिमिलरिटीज है या उनके बीच में जो डिससिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, उसके अनुसार उनको अलग ग्रुप में डालना। डिफरेंसेस है तो, सिमिलरिटीज है तो एक ही ग्रुप में डालना। उस क्रिया को बोलते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स। अलग अलग शास्त्रज्ञों ने अलग अलग समय पर एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है।
ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था, फिलोसोफर था, वो था ग्रीक था, वो एरिस्टोटल नाम का। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। मतलब एरिस्टोटल ने किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था एनिमल्स का? बॉडी की साइज कैसी है, छोटी है, बड़ी है, बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, उसके अनुसार। हैबिट्स, उनकी आदतें क्या है, फूड हैबिट्स लीजिए, वो रहते कहाँ पर है। हैबिटेट्स मतलब उनकी रहने की जगह कहाँ पर है, पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं वगैरह। फर्दर, एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंसेस, रेफरेंसेस वेर चेंज एंड देयर बाय द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन टू। तो नए नए डेवलपमेंट जैसे जैसे होते गए साइंस में, वैसे वैसे क्राइटेरिया एनिमल क्लासिफिकेशन के भी बदलते गए, रेफरेंसेस भी बदलते गए। तो उसमें कई सारे चेंजेस आते गए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एरिस्टोटल इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड कहा जाता है क्योंकि उसमें नेचुरली जो है क्राइटेरिया जो है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स वगैरह उसके ऊपर नहीं किया गया था क्लासिफिकेशन। जो जमीन पर रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो हवा में रहते हैं, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बाय ह्यूमन किया गया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैमलिया लीजिए, उसमें मैमल्स जो होते हैं, कुछ मैमल्स पानी में रहते हैं, कुछ मैमल्स जमीन पर रहते हैं, कुछ मैमल्स जो होते हैं वो हवा में उड़ने वाले रहते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा कि ब्लू व्हेल जो एक मैमल है उसको मैमरी ग्लैंड्स होते हैं तो वो पानी में रहता है, मतलब वो फिश कैटेगरी में चला जाएगा अगर एरिस्टोटल की मेथड से करेंगे तो, ठीक है। और बैट जो है, बैट जिसे कहते हैं वटवाघुड़, वो फ्लाई करने वाला मैमल है, उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, उसको मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो मैमल हो गया। लेकिन इसके अनुसार, एरिस्टोटल के अनुसार, वो फ्लाइंग बर्ड्स के ग्रुप में चला जाएगा। तो वो थोड़ी सी फ्लॉड मेथड थी, गलत मेथड थी, इसके लिए उसको आर्टिफिशियल मेथड कहा गया। बिसाइड्स एरिस्टोटल, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड बाय थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनायस एटसेट्रा। इन सभी साइंटिस्ट द्वारा भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की मेथड ही फॉलो की गई। लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड। बाद में नेचुरल सिस्टम मतलब उनकी डीप स्टडी की गई बॉडी की स्ट्रक्चर की वगैरह, फंक्शन की, तो उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन किया गया। उनका जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया, उसे बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Natural system of classification was based on various criteria like body organization, body कैसे organize हुई है, कैसे बनी है, types of cells, cell किस तरीके के है, अभी हमने देखा मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वगैरह। क्रोमोसोम्स कितने हैं न्यूक्लियस में, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, etc. By the time system of classification based on evolution was also brought into practice, तो बाद में अलग अलग सिस्टम्स क्लासिफिकेशन की भी लाई गई, एक व्यवस्थित सिस्टम। It was used by Dobzhinsky and Mayer. Recently, Carl Weiss has also proposed the animal classification. इन्होंने भी एनिमल क्लासिफिकेशन की एक प्रपोजल दिया है। बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, अब ये एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों करना है हमें, उसका फायदा क्या है? तो फर्स्ट फायदा है स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट। तो इतने सारे जो 7 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज है एनिमल्स के, वो सारे टाइप्स जो है वो कुछ मतलब हर एक स्पीसीज अगर पढ़ते रहेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे और वो पॉसिबल भी नहीं है। तो कुछ एनिमल्स का मतलब ग्रुप्स अगर हम स्टडी करेंगे तो उससे हमें आसानी होती है। सेकेंड, स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल ग्रुप। एक एनिमल को पढ़ने से उस ग्रुप के पूरे ग्रुप के बारे में पता चल सकता है। थर्ड, इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, इससे एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे होता गया स्टार्टिंग टू अभी बाद में, वो भी पता चलता है। फोर्थ, एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विथ ग्रेट एक्यूरेसी, तो एनिमल्स को अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्लासिफाई किया जा सकता है और पहचाना भी जा सकता है। फिफ्थ, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
तो इससे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ उस एनिमल का क्या रिलेशन है, उसका क्या स्टेटस है। अगर बर्ड कैटेगरी में आता है तो वो मैमल्स से कम इवॉल्व है और रेप्टाइल्स से ज्यादा इवॉल्व है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स, मैमल्स वगैरह, ये सभी ग्रुप्स के बारे में आपको आगे पता चलेगा आगे के वीडियोस में। इसी चैप्टर पर जो है आगे के वीडियोस, उसमें पता चलेगा। तो शायद आपको इस चैप्टर के वीडियोस जो है वो, मतलब आपको सेकेंड वीडियो देखने के बाद फर्स्ट वीडियो की कुछ बातें समझ में आएगी, थर्ड वीडियो देखने के बाद सेकेंड वीडियो की बातें कुछ समझ में आएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि प्लीज ये 3-4 वीडियोस जो बनेंगे इस चैप्टर पर, वो 2-3 बार देखिए आप, शुरुआत से अंत तक, फिर से शुरुआत से अंत तक, ऐसे 2-3 बार देखिए। उससे आपकी कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये जो मैं नाम ले रहा हूं, मैमल्स, रेप्टाइल्स या फिर एव्स, बर्ड्स, ये जो है आपको बाद में समझ में आएंगे ये कंसेप्ट्स। तो इनका रेफरेंस मैं अभी दे रहा हूं, जब आपको बाद में आप वीडियो में देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा वो क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, मैमल्स क्या है वगैरह। लेकिन अगर अभी आप रेफर करेंगे वो वीडियो देखने के बाद वाला वीडियो देखने के बाद फिर से आप वापस इस वीडियो को देखेंगे, तब आपकी ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि 2-3 बार ये सीरीज देखिए इस चैप्टर की, ठीक है। फिफ्थ, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये कौन से ग्रुप से ये ज्यादा इवॉल्व है, कौन से ग्रुप से कम इवॉल्व है, ये हमें पता चल सकता है। सिक्स्थ, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। तो कौन से हैबिटेट में रहता है, कौन सी जगह पर रहता है वो एनिमल, और उसका रोल क्या है नेचर में। जैसे वो प्राइमरी क्या कहते हैं, वो खाने वाला है, सेकेंडरी खाने वाला है, उसके अनुसार डिसाइड किया जा सकता है। सेवेंथ, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स। तो एडेप्टेशंस मतलब उन्होंने बदलती हुई सिचुएशन के अनुसार अपने बॉडी में क्या नए नए बदलाव किए हैं, वो भी पता चल सकता है, स्टडी किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। देखिए एनिमल क्लासिफिकेशन अभी ऐसा किया जाता है, अभी समझ लीजिए आपके घर का पता देना है, लेटर पर आप लेटर लिखा है आपने और उसके लिफाफे पर आपके घर पर लेटर भेजना है, तो उसके लिफाफे पर एड्रेस लिखना पड़ेगा डिटेल। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, आपका प्लॉट नंबर जो भी है, प्लॉट नंबर 8 समझ लीजिए, फिर घर के बिल्डिंग का नाम जो भी है, फिर उसके बाद गली का नंबर, सड़क जिस रोड पर है आपका घर उस रोड का नाम, फिर कॉलोनी का नाम, ठीक है। मतलब ये अलग अलग क्राइटेरिया हुआ है, पहले प्लॉट, फिर बिल्डिंग, फिर स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम, फिर उसके बाद मतलब गली नंबर और गली नेम, फिर उसके बाद कॉलोनी, फिर उसके बाद एरिया कौन सा है, फिर उसके बाद गांव, फिर उसके बाद कौन सा तालुका है, फिर उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेट है। इस तरीके से ये अलग अलग लेवल्स हुए। तो उसी तरीके से एनिमल क्लासिफिकेशन में भी, ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में भी अलग अलग लेवल्स है। जैसे ग्रुप आता है, किंगडम आती है, किंगडम एनिमालिया ये हो गया, ग्रुप आता है, सब ग्रुप आता है, फाइलम आता है, ठीक है, क्लास आता है। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स है। द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है एनिमल्स को, नॉन कॉर्डेट ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कहा जाता है कॉर्डेट्स, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता उन्हें कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स। अभी नोटोकॉर्ड क्या है इसकी डेफिनेशन यहां पर दिखाई गई है, देखिए। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंटिंग ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। डॉर्सल साइड मतलब पीठ वाली साइड, वेंट्रल साइड मतलब पेट वाली साइड, पोटाकडची बाजू म्हणजे व्हेंट्रल साइड, पाठीकडची बाजू म्हणजे डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड मतलब बैक, पीठ की साइड, और वेंट्रल साइड मतलब पेट की साइड, पेट की साइड, बेली साइड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन
डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। तो नर्व टिश्यू को बाकी बॉडी से अलग रखा जाता है। देखिए ये है नर्व कॉर्ड, ये कुछ एनिमल्स में होता है, उन्हें कहा जाता है कॉर्डेट्स, और कुछ एनिमल्स में नहीं होता, उन्हें कहा जाता है नॉन कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड। देखिए ये है नोटोकॉर्ड, ये है नर्व कॉर्ड। देखिए हमारे इसमें, हम भी कॉर्डेट्स में ही आते हैं, हमारे इसमें ये जो है हमारे एम्ब्रियोज में दिखता है नोटोकॉर्ड, बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाता है। देखिए कैसे होता है, ये जो नर्व कॉर्ड है हमारे इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रूपांतरित हो जाता है, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर देता है। देखिए यहां क्या लिखा है, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो है नर्व टिश्यू है, वो नर्वस टिश्यू है, तो उसको बाकी बॉडी से सेपरेट रखता है, आइसोलेटेड रखता है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रे जो होते हैं, पाठीचा मणका, कणा पाठीचा, तो त्याच्या आतून स्पायनल कॉर्ड जाते, तर पाठीच्या कणाचं काम काय असतं, स्पायनल कॉर्डला प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना काम होता है, तो वो बाकी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड को सेपरेट रखता है। ठीक है, हाँ, तो हम इस केस में कॉर्डेट्स में आते हैं। ए, नॉन कॉर्डेट्स। कैरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट एनिमल्स आर एज फॉलोज। 1, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता नॉन कॉर्डेट्स में। फैरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। फैरिंग्स के पास, मतलब हमारा जो स्वर यंत्र होता है, एडम्स एप्पल अगर आपको पता होगा, गले के पास गिल स्लिट्स होते हैं या फिर लैरिंग्स होते हैं, मतलब सांस लेने के लिए जगह होती है गले के पास। हमारा जो हम नाक से सांस लेते हैं, हाँ आपको अगर पता होगा तो मुंह और नाक अंदर जाकर जुड़ जाता है एक जगह पर, और दूसरी जगह पर जो हमारा ईसोफेगस है, मतलब अन्न नलिका, और जो श्वास नलिका है, विंड पाइप जो है, वो अलग हो जाते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो अलग होते हैं, जहां पर श्वास नलिका अलग की जाती है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स, तो फैरिंग्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं, तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं, तो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो। नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इज ऑन वेंट्रल साइड, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। और जो नर्व कॉर्ड होती है, नर्वस कॉर्ड जो होती है, वो प्रेजेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स में और वेंट्रल साइड में होती है, मतलब पेट के साइड में होती है, और वो सॉलिड होती है, भरी हुई होती है। हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है कॉर्डेट्स की, वो हॉलो होती है, पोकळ असते ती आतून, और पेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं नर्व कॉर्ड। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक ही होता है। अच्छा, 4th, हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डॉर्सल साइड। हार्ट जो होता है नॉन कॉर्डेट्स में वो पीठ वाली साइड पर होता है, डॉर्सल साइड पर होता है। कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पर होता है। हमारा हार्ट जो होता है वो पेट की साइड में होता है, मतलब छाती की तरफ होता है, पीठ की तरफ नहीं होता। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड, दैट इज डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। फाइलम एक वचन है, PHYLUM, फाइलम एक वचन है, उसका प्लूरल है ये, फाइला अनेक वचन है। दोज फाइला आर, 10 फाइला में उनको क्लासिफाई किया गया है। दोज फाइला आर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा और नाइडारिया, सी साइलेंट है, नाइडारिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इन 10 फाइला में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर एज फॉलोज। 1, बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। बॉडी जो होती है वो नोटोकॉर्ड से सपोर्टेड होती है। 2, pharyngeal gill slits और lungs are present for respiration के लिए जो एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनमें गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स, और जो लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स होते हैं। अच्छा, 3rd प्रॉपर्टी, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, इट इज हॉलो। नर्व कॉर्ड जो होती है वो डॉर्सल साइड, मतलब पीठ के साइड में होती है, और वो हॉलो होती है। 4th, हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। हार्ट जो होता है, कॉर्डेट्स मतलब हमारा है ये ग्रुप, तो हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड, मतलब पेट की साइड में होता है, सामने होता है। ठीक है,
डू यू नो all chordate animals are grouped together in a single phylum and the name of phylum is the same, that is phylum chordata. तो सभी जैसे chordates नॉन chordates के 10 फाइला है, वैसा नहीं है, chordates में एक ही फाइलम है, उसका नाम ही है chordata, phylum chordata. This phylum has been divided into 3 subphyla, 3 सबफाइला, उपफाइला, सब मतलब ऊपर, सबफाइला, 3 सब फाइलम में उन्हें क्लासिफाई किया गया है, वो है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, 6 क्लासेस में, जैसे मैंने बोला ना, पहले प्लॉट, बाद में आता है बिल्डिंग, बाद में आती है गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, बाद में आती है कॉलोनी, बाद में आता है एरिया, बाद में आता है गांव. वैसे पहले आता है किंगडम, बाद में आता है फाइलम, ऐसे लेवल से, फिर आता है सब फाइलम, फिर है क्लास. क्लासेस कौन से है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस सच एज क्लासेस, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एओस एंड क्लास मैमालिया. देखिए यहां पर ये नाम है जो मैंने पहले बोले थे. अच्छा, किंगडम एनिमालिया, 2 सब किंगडम्स, नॉन कॉर्डेट्स, दूसरी सब किंगडम कॉर्डेट्स. जो सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स है वो 10 फाइलम में डिवाइडेड है, 10 फाइला में डिवाइडेड है. फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडारिया, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा. ये नाम आप ठीक से याद रखिए, ठीक है. सब किंगडम कॉर्डेट्स, उसमें फाइलम एक ही है कॉर्डेटा, उसमें 3 क्लासेस है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. उसमें 6 क्लासेस है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमालिया. इनके बारे में हम आगे जाकर पढ़ने ही वाले हैं. तो ये है कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है. दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वॉज इन प्रैक्टिस टिल नाउ. However, nowadays new system of classification is followed. We will study this new system of animal classification in brief. अभी और भी नई सिस्टम आ चुकी है क्लासिफिकेशन की. At present, according to the 5 kingdom classification system of Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. This system of classification is based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layer, segmentation, etc. तो इन क्राइटेरिया के अनुसार ये डिवीजन किया गया है. वो क्या है वो देखेंगे. क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ए, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी जो बनी है एनिमल्स की वो किस हद तक डेवलप हो चुकी है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, उनका संगठन कैसे हुआ है, वो देखकर क्लासिफिकेशन किया जाएगा. ये भी एक क्राइटेरियन है क्लासिफिकेशन के लिए. जैसे बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स से सभी एनिमल्स की बॉडीज बनी हुई है. इन केस ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स मेनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन देयर बॉडी, व्हाइल इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेम सेल ओनली. तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में क्या होता है, बहुत से सेल्स होते हैं, इसके कारण अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं, अलग अलग जो काम होते हैं बॉडी के, वो अलग अलग सेल्स करती है. लेकिन यूनिसेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, तो उनको जो है सिर्फ एक ही सेल द्वारा सारे काम करवाए जाते हैं. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसेल्युलर एनिमल्स इज रेफर्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटो मतलब शुरुआत के, इवोल्यूशन के दौर में ये शुरुआत में आए थे, पहले सिंपल स्ट्रक्चर था इनका, तो ये प्रोटोप्लाज्मिक उन्हें कहा जाता है ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन. In case of multicellular animals, if tissues are not formed, their body organization is called as cellular grade organization. Example, phylum Porifera. देखिए अगर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें मल्टीसेल्युलर तो होते हैं वो, लेकिन सारे सेल्स एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आया हुआ होता, उनमें टिश्यूज नहीं बने हुए होते. टिश्यू किन्हें कहते हैं? द ग्रुप ऑफ सेल्स whose origin, whose function and whose structure are similar, उन्हें कहते हैं जिनका ओरिजिन सेम सेल से हुआ है,
जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है, जिनका फंक्शन एक जैसा है, उन्हें कहते हैं टिश्यूज। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यूज। लेकिन इनमें टिश्यूज, हमारे बॉडी में अलग अलग टिश्यूज बने हुए होते हैं, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यूज बने हुए होते हैं। लेकिन कुछ प्राइमरी एनिमल्स में जो है वो मल्टीसेल्युलर तो होते हैं, वो थोड़े से आगे बढ़े वो इवोल्यूशन में, लेकिन उनमें इतने भी आगे नहीं बढ़े कि अलग अलग किस्म के टिश्यूज बन पाए। तो उनमें टिश्यूज नहीं बन पाए, सिर्फ एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, बस यही उनका खासियत है। तो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, उनका जो बॉडी का संगठन होता है दैट इज कॉल्ड सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल के लेवल का संगठन। ठीक है, एग्जाम्पल फाइलम पोरीफेरा। देखिए ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन, इनमें एक ही सेल होती है, वो सभी काम करती है। देखिए ये अमीबा है और ये फूड पार्टिकल है उसका, तो ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर बनाकर ये अंदर खींच रहा है उसको, उसे बोलते हैं सूडोपोडिया, मतलब झूठे पांव, नकली पांव। तो सूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पांव, तो ये नकली टेम्पररी पांव बनाकर ये इसे अंदर खींच रहा है। ठीक है, इन केस ऑफ सम एनिमल्स cells come together to form tissues with the help of which all the body functions are performed। तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, सेल्स एक साथ आती है, ग्रुप्स बनाती है और टिश्यूज बनाती है फंक्शंस करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टिश्यूज बनवाते हैं। सच एनिमल्स शो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को सेल टिश्यू ग्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स कहा जाता है। एग्जांपल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम नाइडारिया। ठीक है, देखिए ये है सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फाइलम पोरीफेरा का। यहां पर सारे सेल सिमिलर दिख रहे हैं, टिश्यूज नहीं बने उनके अलग अलग। देखिए सारे सेल सिमिलर है। ये नॉन लिविंग पार्ट है, ऑस्टियम है, मतलब बीच में छेद होता है। ठीक है, तो ये सारे सेल जो है सिमिलर तरीके के हैं, उनमें अलग अलग टिश्यूज नहीं बने। तो ये मल्टीसेल्युलर तो है लेकिन टिश्यूज नहीं बने अलग अलग, तो उन्हें कहा जाता है सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टिश्यूज बनते हैं, उनके अलग अलग फंक्शन वाले टिश्यूज बनते हैं, लेकिन ऑर्गन नहीं बनते हैं। ऑर्गन के स्टेज तक नहीं पहुंचे वो, बस सेल्स का ग्रुप्स बनते हैं अलग अलग, तो उन्हें कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम नाइडारिया। फ्लैट वर्म्स शो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी नेक्स्ट स्टेज टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गन एक काम करता है, स्पेशल काम करता है कोई, तो फ्लैट वर्म्स जो है वो उसमें आते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म सम ऑर्गन्स, मतलब टिश्यूज एक साथ उनका संगठन होता है, वो एक साथ आते हैं और कुछ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। हाउएवर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आर नॉट फॉर्म, लेकिन पूरी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनती, उसमें सिर्फ मुंह होता है कुछ एनिमल्स में जैसे, बस, लेकिन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती। हमारे बॉडी में कैसे होता है पूरी ऑर्गन सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जब कहते हैं हम, तब हमारे इसमें मुंह, माउथ आता है, उसमें ईसोफेगस आता है, इसमें स्टमक आता है, उसमें इंटेस्टाइन्स आते हैं। तो इंटेस्टाइन, स्टमक, ये अलग अलग ऑर्गन्स हुए, तो इन ऑर्गन की एक संगठन होकर ऑर्गन सिस्टम बनी। इस स्टेज पर वो नहीं पहुंचे, बस एक सिंपल सा छोटा सा ऑर्गन बन जाता है, बस उसे बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अलग अलग टिश्यूज तो बने हैं लेकिन अलग अलग उनके ऑर्गन्स नहीं बन पाए। ठीक है, देखिए ये है माउथ, प्राइमरी लेवल का, ये है इंटेस्टाइन, गोनाड्स मतलब सेक्स ऑर्गन्स, बेल, ट्यूब, मसल रिंग मूवमेंट के लिए, टेंटाकल्स मतलब ये इन्हें टेंटाकल्स कहते हैं, ओरल आर्म्स, ये आर्म्स है मुंह में खाना धकेलने के लिए। अच्छा, यह है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह है फ्लैट वर्म मतलब चपटी आई, तो ये गैंग्लिया, आई स्पॉट, माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, देखिए सब कुछ फ्लैट है। कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, मतलब बस डाइजेस्टिव सिस्टम जैसी एक कैविटी है, एक हॉलो जगह है, बस फैरिंग, सांस लेने के लिए एक जगह है, बस ऑर्गन्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए। ये है नर्व कॉर्ड, ये ठीक है, प्लानरिया में। अच्छा,
Besides the 4 types of body organizations mentioned above, remaining all animals show organ system grade organization in which different organs are joined together to form organ system that performs specific function. एग्जाम्पल क्रैब, फ्रॉग, ह्यूमन एटसेट्रा. जैसे हमारे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होती है जो सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मिलकर होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है जो सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे नोज होता है, लंग्स होते हैं, विंड पाइप होता है, फैरिंग्स होते हैं, तो इनसे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनती है. नर्वस सिस्टम होती है जो ब्रेन बनने के बाद ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, सेरेब्रम ऐसे और मतलब ऑर्गन्स को मिलकर नर्वस सिस्टम बनती है, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. उनका ऑर्गेनिज्म बनता है आगे. ठीक है, तो बाकी एनिमल्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है. ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन हैज बीन shown in the following figure. Use appropriate labels in that figure which organs are present in human body. कौन से organs present है ये बताने के लिए बोला है. मैं बताता हूं एक एक, आप लिख लीजिए. देखिए ये है, इसे लेबल कीजिए ब्रेन. ये है ब्रेन, ये है माउथ, ये है लंग्स, ये है हार्ट. ठीक है, ये है हार्ट, ये है लीवर. ठीक है, ये है किडनी. ठीक है, ये है बोन, ये हाथ में जो है वो बोन है. ये है किडनी. ये है ब्लड वेसल, मतलब आर्टरीज, वेन्स, इसमें से एक है कोई, ब्लड वेसल्स कहते हैं उनको. फिर ये है थाई, मतलब स्किन है ये बाहरी. ठीक है, ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जैसे आपको पता होगा बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं यहां पर हाथ में, वैसे पैर में क्वाड्रिसेप्स मसल्स. ठीक है, तो ये है ऑर्गन्स अलग अलग ह्यूमन बॉडी के. तो ये ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही तक. आगे वाला पार्ट अगले हिस्से में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ भरपूर शेयर कीजिए दोस्तों. इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए. नहीं तो कई बार मैं बोर हो जाता हूँ कि इतने यार मैं मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ और कुछ खास व्यूज़ नहीं आते, बस 100-150 व्यूज़ आते हैं. तो प्लीज़ मुझे मतलब मेरे वीडियोज़ को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे. धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे.